अभी हम देखेंगे पार्ट में क्या है। अभी मैंने इसको 2 पार्ट में डाला हुआ है, तो आप इसको 2 पार्ट में देख लीजिएगा, क्योंकि एक पार्ट उसका क्या हो गया, वो क्या हो गया, डाउन हो गया, वो पता नहीं चला कि एग्जैक्टली क्या है। तो आप इसे 2 पार्टों में देखेंगे, तो हम एग्जैक्टली पार्ट देखेंगे कि भाई इस पार्ट में लेखक हमें बताना क्या चाहता है। ओवरजोन विघटन का संकट, डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्रा। लेखक परिचय। डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्रा जी का जन्म 15 मार्च 1966 को उत्तर प्रदेश में जौनपुर में हुआ। आपने हिंदी साहित्य में विज्ञान संबंधित लेखन कार्य में अपनी विशेष पहचान बनाई है। आपने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से 1992 में रसायन शास्त्र में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। मतलब ये कौन है हमारे साहित्यकार, ये साहित्यकार नहीं कह सकते हैं, ये कौन है, इनका जो पेशा है ये क्या है कि भैया ये डॉक्टर, ये है साइंटिस्ट है, और इन्होंने पीएचडी किसमें की है, रसायन शास्त्र, मतलब केमिस्ट्री में इन्होंने पीएचडी की है। अब देखते हैं विधा परिचय। प्रस्तुत पाठ विज्ञान संबंधित लेख हैं। वर्तमान समय में लेखक का स्वरूप विस्तृत है, बहुआयामी है, हो गया है। इसमें विज्ञान, सूचना एवं तकनीकी विज्ञान जैसे विषयों का लेखन भी समाहित हो गया है। विज्ञान जैसे विषयों पर अनेक लेख विभिन्न पत्रिकाओं तथा पुस्तकों के रूप में पाठकों के सम्मुख आ रहे हैं, जो ज्ञान वृद्धि में सहायक हो रहे हैं। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में मनुष्य की सुविधाओं के लिए किए जाने वाले अनुसंधानों और उत्पादित किए जाने वाले साधनों के कारण पर्यावरण के होते जा रहे व्यास की ओर संकेत किया गया है। अभी यहाँ बेटा अनुसंधान मतलब क्या कह सकते हैं हम लोग, रिसर्च। अनुसंधान मतलब क्या, रिसर्च। अलग अलग रिसर्च तो हो रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, वो रिसर्च का क्या दुष्परिणाम क्या हो रहा है, हमारे पर्यावरण पे हो रहा है। हमें तो उसकी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, मतलब जो हमें मिलनी चाहिए अच्छी चीज़ें, लेकिन इसका दुष्परिणाम कहाँ हो रहा है, हमारे पर्यावरण पे हो रहा है। अनुसंधान हम कर रहे हैं कि भैया हमारे फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, हमारे लिए कर रहे हैं, लेकिन उसका क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या उसका फ़ायदा होने के बजाय मतलब इंसान के कामों के लिए, इंसान के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन ये हमारे लिए फ़ायदेमंद, हमारे पर्यावरण के लिए फ़ायदेमंद बिल्कुल नहीं है। जो हमारा ये पर्यावरण है, इसके लिए ये बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं है। ठीक है। वर्तमान समय में ओजोन की परत में छेद होना अथवा परत को क्षति पहुंचाना मनुष्य की स्वार्थी प्रवृत्ति का परिणाम है। हमें यह भली भांति समझना होगा कि यद्यपि सूर्य हमारा जीवनदाता है, परंतु उसकी परबैंगनी किरणें संपूर्ण चराचर सृष्टि के लिए घातक सिद्ध होती हैं। अतः आज यह आवश्यक है कि ओजोन के विघटन को रोकने का हम संकल्प करें और मानव जाति को इस संकट से उबारें। मतलब यहाँ लेखक क्या कह रहे हैं कि भैया जो सूरज है, ये सूरज हमारा क्या है, मददगार है, लेकिन ये सूरज की जो रोशनी है वो हमारे पर्यावरण को पूरी तरह से क्या कर रही है, नष्ट कर रही है। तो आओ हम कसम खाएं कि हम क्या करें, अधिक से अधिक क्या करें, ये जो पेस्टिसाइड्स है या कीटनाशक जो है उसका हम प्रयोग कम करें, जिससे क्या हो जाएगा, ओजोन लेयर हमारी बची रहेगी। कितना खूबसूरत सीन देखो, आकाश कितना नीला नीला खिला हुआ है, हरियाली फैली है, लेकिन क्या होगा, इस हरियाली को, इस खूबसूरती को हम क्या कर रहे हैं, पूरी तरह से बर्बाद कर रहे हैं। ये हम कर रहे हैं, हम। अब देखते हैं पाठ में क्या लेखक कहते हैं। वर्तमान युग में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का युग है। दुनिया में भौतिक विकास हासिल कर लेने की होड़ मची है। अब भौतिक विकास को हासिल करने की ओड़ मची। अब भौतिक विकास मतलब क्या, इसको भौतिक विकास क्या करते हैं, क्या कर रहे हो, मार रहे हो किसको, तो क्यों मार रहे हो, ज़रूरत नहीं मारने की, चलो रखो इसको बम्बू उधर, नहीं मार, बम्बुलिया मारने के लिए लिया है आपने, रखो उधर, बाहर जाके सबको करो, यहाँ नहीं करने का, वो जानवर है ना, तो क्या फ़र्क पड़ता है, मारो मत उसको। देखो इट्स अ गुड एग्जाम्पल, देयर इज़ अ चेमिलिन, अब वो उसको मारने की कोशिश कर रहा है, लीव इट। तो ये तुम लोग को बचपन से बताया जाता है ना, मारने का इसको। विकास के इस दौर में जाने अनजाने हमने अनेक विसंगतियों को जन्म दिया है। प्रदूषण उनमें से एक अहम समस्या है। हमारे
भूमंडल में हवा और पानी बुरी तरह से प्रदूषित हुई है। अंडरलाइन करो, हमारे भूमंडल पर पानी और हवा बुरी तरह से प्रदूषित हुई, यह तक कि मिट्टी भी आज प्रदूषण से अछूती नहीं रही है। इस प्रदूषण की चोट से शायद ही कोई चीज़ बची हो। सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा मिलना मुश्किल हो रहा है। जीने के लिए साफ पानी और कम लोगों को ही नसीब हो रहा है। पर्यावरणवादी का कहना है कि अगले 25 सालों में दुनिया को पेयजल का घनघोर संकट का सामना करना पड़ेगा। अंडरलाइन करो, पेयजल, ड्रिंकेबल वाटर। नेक्स्ट 25 ईयर में क्या होगा कि हमारे सामने पानी पीने की समस्या क्या हो जाएगी, खड़ी हो जाएगी। जैसे अब ओवरजोन, सूरज की किरणों से बचने के लिए मैंने क्या कर दिया, ये ओवरजोन की परत मेरे ऊपर ले ली मैंने, मेरा ये छाता, ठीक है। तो कहते हैं अगले 25 साल में पीने का पानी क्या हो जाएगा, घनघोर संकट का सामना करना पड़ेगा। आज शायद ही कोई जल स्रोत प्रदूषण से प्रभावित बचा हो। कुछ लोगों का कहना है कि अगला विश्व युद्ध राजनीति, सामाजिक या आर्थिक हितों से चलते नहीं, वरना पानी के लिए होगा। अंडरलाइन करो, जो नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर होगा वो किसके लिए होगा, पानी के लिए होगा, पानी के युद्ध के लिए होगा। यह तस्वीर निस्संदेह भयावह है, लेकिन इसे किसी भी तरह के अतिरंजित नहीं कहा जाना चाहिए। परिस्थितियाँ जिस तरह से बदल रही हैं और धरती पर संसाधनों के दोहन के चलते जिस तरह जो ज़बरदस्त दबाव पड़ रहा है, तथा समूची परिस्थितियाँ का तंत्र जिस तरह चरमरा गया है, उसे चलते कुछ भी संभव हो सकता है। चरमरा गया है मतलब फुल्ली डिस्ट्रॉय, मतलब क्या हुआ, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय। अब आपके सामने ही दिख रहा है, इतनी कड़ी धूप है, मैं छाता लेके खड़ा हूँ। यदि मैं छाता लेके नहीं खड़ा रहूँगा तो चक्कर आ जाएगी, इतनी कड़क धूप है यहाँ, ठीक है। ये क्यों हो रहा है, अब बारिश का मौसम है, दिख रहा है आकाश कितना साफ है बारिश गायब है, हरी हरी घास दिख रही है। अब ये सब क्या है, दिस इज़ द वन काइंड ऑफ पोल्यूशन ओनली, बस और कुछ नहीं है। फिलहाल यहाँ हम पर्यावरण प्रदूषण के सिर्फ एक पहलू की चर्चा कर रहे हैं, और वह है ओजोन विघटन का संकट, विघटन, डिस्ट्रॉय। पिछले कई वर्षों से पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है तथा इसे लेकर खासी चिंता व्यक्त की जा रही है। आखिर यह सवाल समूचा मानव सभ्यता के अस्तित्व का है। प्रश्न उठता है कि यह ओजोन है क्या, यह कहाँ से स्थित है और उसकी उपयोगिता क्या है, इसका विघटन क्यों और कैसे हो रहा है, ओजोन विघटन के खतरे क्या क्या हैं, और यदि ये खतरे एक हकीकत है तो इस दिशा में हम कितने गंभीर हैं और इससे निपटने के लिए क्या कुछ ऐतिहासिक कदम उठा रहे हैं। ये देख लो, अभी ये पढ़ने के लिए ठीक है, पढ़ाने के लिए ठीक है, लेकिन ये कोई कुछ करता नहीं है। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं और घर में उसका प्रयोग जम के करते हैं, सेंट मारते हैं ना, एसी में सोते हैं ना, फ्रिज खोल के बैठते हैं ना, तो बस कुछ नहीं होने वाला है। ओजोन एक गैस है जो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनती है। अंडरलाइन करो, ओजोन क्या है, ये ऑक्सीजन के 3 लेयर से, परमाणु, न्यूक्लियर से बन के क्या बनती है, ये गैस बनती है। ये गैस नीले रंग की होती है। अंडरलाइन करो इसे, इट्स अ ब्लू कलर, और प्रकृति में तीक्ष्ण और विषैली होती है। तीक्ष्ण बहुत शार्प और विषैली जहरीली। अंडरलाइन करो इसे। यह मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है और श्वसन नलिका में जाने पर जलन पैदा करती है, लेकिन वायुमंडल में मौजूद यही गैस हमारी रक्षा भी करती है। लेकिन वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में जब ये रहती है गैस, तो ये क्या करती है, हमारी सुरक्षा करती है। दिख रहा है ये पूरा आसमान, इसे किसने ढक के रखा हुआ है, ओजोन लेयर ने। यदि ये सूरज की किरणें सीधा हम पर गिरेगी तो हम जल के मर जाएंगे। ये सूरज इतना खतरनाक है, ठीक है, इसकी रोशनी सीधा हमारे सर पे आएगी तो क्या होगा, हम देख नहीं सकेंगे कि भाई क्या है क्या ये। यह वही ओजोन गैस है जिसकी वजह से धरती पर जीवन फल फूल सका है। धरती पर जीवन के अस्तित्व का श्रेय एक तरह से ओजोन को ही जाता है। ओजोन गैस धरती के वायुमंडल में 15 से 20 किलोमीटर ऊंचाई तक पाई जाती है। अंडरलाइन करो इसे, ये कहाँ तक पाई जाती है, 15 से 20 किलोमीटर ऊंचाई पे पाई जाती है।
वायुमंडल का यह क्षेत्र स्टेफोटोस्फियर कहलाता है। ओजोन की सबसे ज़्यादा सांद्रता धरती से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। इसे अंडरलाइन करो, कितनी होती है ये? 25 किलोमीटर ऊंचाई पर इसकी सतह होती है। हाँ? जैसा कि हम जानते हैं कि सौर विकिरण में तमाम तरह की किरणें होती हैं। इनमें दृश्य प्रकाश, अवरक्त किरणें और पराबैंगनी किरणें होती हैं। पराबैंगनी किरणें अल्प तरंगत सौंदर्य की किरणें होती हैं। ये किरणें काफ़ी घातक होती हैं क्योंकि इनमें ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। हमारे वायुमंडल में मौजूद ओजोन बाहरी अंतरिक्ष से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती हैं और उन्हें धरती तक नहीं जाने देती। यदि ये किरणें रोक टोक धरती की सतह तक चली आए तो इंसान के साथ ही जीवमंडल में तमाम दूसरे जीव जंतु को भी भारी नुकसान हो सकता है। मतलब ये जो जहरीली गैसें या जहरीली रेस किरणें यहाँ धरती पे आती हैं, वो डायरेक्टली धरती पे नहीं आती है। वो क्या करती है? ओजोन लेयर उसे क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है, मतलब सक कर लेती है। और हमारे पास से क्या होता है, समझ लो एक नेट लगा है, जाली लगी है, वो जाली को छनकर वो हवा हमारे तक आती है। वो हवा ऐसे ही हमारे पास डायरेक्टली नहीं आती। डायरेक्टली आएगा तो हमारे लिए, और ये जितनी ये सृष्टि है, जीव जंतु जितने भी है, ये जितना सब कुछ दिख रहा है ग्रीनरी, ये पूरी की तरह क्या हो जाएगा? पूरी की तरह पूरा नाश हो जाएगा, ये खराब हो जाएगा। ये हमारे वायुमंडल में मौजूद ओजोन बाहरी अंतरिक्ष से आने वाली हाँ, यदि ये किरणें बेर आ गया तो जंतुओं में इन पराबैंगनी किरणों से मनुष्यों में त्वचा के कैंसर से लेकर दूसरे अन्य तरह के रोग हो सकते हैं। अंडरलाइन करो, स्किन कैंसर से लेकर त्वचा, स्किन से संबंधित बहुत सारे रोग हो सकते हैं यदि वो डायरेक्टली आसमान से वो किरण डायरेक्टली धरती पे आ जाए तो। जिस तरह रोज़मर्रा के जीवन में सामान्य धरती धूप और बरसात से हमारा बचाव करती है, उसी तरह वायुमंडल में स्थित ओजोन की परत हमें घातक किरणों से बचाती है। इसीलिए प्रायः इसे ओजोन छतरी के नाम से भी पुकारते हैं। अंडरलाइन करो, इसे क्या कहते हैं? ओजोन छतरी। ये दिख रही है छतरी, ऐसे इसको ओजोन छतरी के नाम से भी क्या कहते हैं? बताते हैं। ठीक है, इसे अंडरलाइन करो, इम्पॉर्टेंट है काफ़ी ये एग्ज़ाम के लिए। सभ्यता के आदिम काल से यह छतरी जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की रक्षा करती रही है और उसके तले सभ्यता फलती फूलती रही है। विकास की अंधी दौड़ में हमने संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल किया है। इस दौरान हमें इस बात का ध्यान प्रायः कम ही रहा कि इसका दुष्परिणाम क्या हो सकता है। आज परिणाम हम सबके सामने है। हमारे कारनामों की प्रकृति संतुलन चरमरा गया है। मतलब हमने क्या किया है? इतना ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का प्रयोग किया है तो क्या हो गया है कि हमारा जो प्राकृतिक ढांचा था वो चरमरा गया है। चरमरा जाना मतलब फुल्ली डिस्ट्रॉय। और किसने डिस्ट्रॉय किया है? हमने किया है, और किसी ने किया नहीं है। भूमंडल पर शायद ही ऐसी कोई चीज़ शेष हो जो हमारे क्रियाकल्पों से प्रभावित ना हुई हो। यानी यहाँ लेखक क्या कहते हैं कि ऐसी कोई भी चीज़ शेष है जो हमारे क्रियाकल्पों से, क्रियाकल्पों मतलब जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं, वो एक्टिविटी से क्या हुआ है? हमारा पूरा ढांचा चरमरा ख़राब हो चुका है। और हम जानते हैं, हम जानने के बाद भी ये चीज़ करते रहते हैं और करेंगे। हमारे पास चॉइस नहीं है। गर्म हो रहा है, हमें एसी चाहिए। गर्म हो रहा है, ठंडा पानी पीना है, तो क्या हम अपनी सुख सुविधा के लिए, अरे कौन सोचता है पृथ्वी के बारे में? बाहर में गए, इतना किसी ने सोचा, हम क्यों सोचे? बस लोगों की ऐसी ही क्या है, ये सोच है ये। आइए अब देखेंगे कि ओजोन का विघटन क्यों और कैसे हो रहा है। अब देखते हैं कि ओजोन लेयर में कैसे छेद पड़ा हुआ। विघटन, डिस्ट्रॉय, खराबी। जैसा कि हम जानते हैं कि दैनिक जीवन में कीटनाशक प्रसाधन सामग्री, कीटनाशक पेस्टिसाइड्स, प्रसाधन साधन सामग्री मतलब हम लोग लादी पोछते हैं, डेटॉल बिटॉल यूज़ करते हैं ना, जो वो सारी चीज़ें, केमिकल्स, हाई केमिकल्स, दवाएं, रंग और रोगन से लेकर प्रशीतक फ्रिज और एयर कंडीशन वगैरह में प्रशीतन का हम स्थान है। सन 1930 में पहली प्रशीतन मतलब कोल्ड रूम बोलते हैं ना, कोल्डेज उसको कहते हैं, के लिए अमोनिया
और सल्फर डाइऑक्साइड गैसों का इस्तेमाल किया होता था, लेकिन इनके इस्तेमाल में अनेक व्यवहारिक रूप चलते हैं। अब हम देखेंगे कि अभी मैं आपको अभी गैसेस अभी यहाँ ही हैं, इथे बाहेर हे अमोनिया गॅस बाटली आहे काय बाहेर? अमोनिया गॅसची बाटली आहे? हां, कुठे आहे? पण ह्याच्यात आहे, मला दाखवायचं आहे. हो, बाटली दाखवायची मला फक्त. अब इट्स अ गुड चांस, ये जो है भाई साहब केमिस्ट्री के हेड है, ये मुझे वो गैस दिखा रहे हैं, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बाद में से. एटलीस्ट मैं आपको रूबरू वो बता भी देता हूँ कि वो गैस कौन सी है. ये अमोनिया गैस आपकी लिक्विड है. हाँ, लिक्विड. इधर भी साफ करवा दो भाई. तो आपको अभी मैं दिखा रहा हूँ कि वो ये देखो केमिकल्स दिख रहे हैं आपको, ये सारे ये केमिकल्स दिख रहे हैं इसमें. ये देखो सी, ये क्या है? NaH3 लिखा हुआ है, अमोनिया का है. ये देखो ये सारे के सारे गैसेस हैं, सारे के सारे गैसेस हैं, ये दिख रहा है यहाँ. अभी मैं आपको केमिस्ट्री में डाकू चालू कर, मैं आपको आपकी केमिस्ट्री लैब में लेके आया हूँ. अभी आपको यहाँ दिख जाएगा, ये देखो यहाँ दिख रहा है, ये देखो एल्यूमिनियम, सिल्वर, सब बहुत सारी यहाँ उन्होंने ये दी गई है. मतलब ये केमिकल, अब देखो ये आपके सामने पेश है ये सब का सब, लेकिन इसका जो प्रयोग हम कर रहे हैं, प्रैक्टिकल में करते हैं, सब में करते हैं, इसका क्या होता है दुष्परिणाम? ये सारी की सारी क्या होती हैं? ये गैसेस ऊपर जाती हैं और ओवरजोन लेयर को क्या कर रही हैं? पूरी तरह से क्या कर रही हैं? ये नाश कर रही हैं. ये देखो आपको सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये सामने रहा, दिख गया आपको? ये यही है अमोनिया, ये रहा अमोनिया. ठीक है, मैं वहाँ दिखा नहीं पाया, लेकिन अभी मैं यहाँ लेके आया हूँ तो मैंने आपको ये दिखा दिया है. अमोनिया गैस का उपयोग मतलब ये किसके लिए? रेफ्रिजरेटर के लिए. देखो यहाँ बड़े बड़े, देखो यहाँ भी वो बीकर्स बने हुए हैं सारे बड़े बड़े. हाँ, इसका सब दिख रहा है, ये देखो केमिकल्स है सारे ये. लेकिन इसका प्रयोग रखे, हम तो पढ़ाई के लिए कर रहे हैं इसका प्रयोग, लेकिन इसका प्रयोग इतने अधिक ज़्यादा मात्रा में किया जाएगा तो क्या होता है? ये जो गैसेस होती हैं ये ना मिट्टी में मिलती है ना पानी में मिलती हैं, ये सीधा क्या होता है? ऊपर जाकर ओजोन लेयर को चिपक जाती हैं. और उसका दुष्परिणाम क्या होता है फिर? कि भैया ओजोन लेयर पूरी तरह से क्या हो रही है? नाश होते जा रही है. और इसका श्रेय और सिर्फ हमें ही जाता है और किसी नहीं जाता है, क्योंकि हम अपने फ़ायदे के लिए जो सारी चीज़ें कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ हम अपने लिए कर रहे हैं. अब देखते हैं सन 1930 में पहले प्रशीतन के लिए अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड गैसों का इस्तेमाल होता था, लेकिन उनके इस्तेमाल में अनेक व्यवहारिक कठिनाइयाँ थीं. उदाहरण था, ये गैसें तीक्ष्ण थी और मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक थी. अतः वैज्ञानिकों को एक अरसे से इनके उचित विकल्प की तलाश थी जो इन कमियों से मुक्त हो. इस क्रम में 30 के दशक में थॉमस मिडेल द्वारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC नामक यौगिक खोज प्रशीतन के क्षेत्र में एक क्रांतिकारक उपलब्धि रही. अध्ययन से पाया गया कि ये रसायन सर्वोत्तम प्रशीतक हो सकते हैं क्योंकि ये रंगहीन, गंधहीन मीन्स रंगहीन, इट्स अ कलरलेस, गंधहीन इट्स अ टेस्टलेस और स्मेललेस. ठीक है, इसमें कोई स्मेल नहीं होती है. अक्रियाशील होने के साथ साथ अज्वलनशील भी होते हैं. अज्वलनशील मतलब ये जलते भी नहीं है, बस वैसे के वैसे ही पड़े रहते हैं ये. इस तरह से आदर्श प्रतिशत सिद्ध हुआ कि इसके बाद तो प्रशीतन में CFC का इस्तेमाल चल निकला. प्रशीतन उद्योग में अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड की जगह CFC ने ले ली. इसके प्रशीतन प्रौद्योगिकी के एक क्रांति से आ गई. तंदन बड़े पैमाने पर CFC यौगिक का उत्पादन होने लगा और घरेलू कीटनाशक प्रधान सामग्री, दवाइयाँ, रंग रोगन से लेकर फ्रिज और एयर कंडीशन में इनका खूब इस्तेमाल होने लगा. आपके पास सामने अब कोई एक एग्जाम्पल दिख रहा है. ये मैंने आपको पहले ही बताया कि हम जो एयर कंडीशन यूज़ कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर यूज़ कर रहे हैं, इसके लिए इसका प्रयोग अच्छी तरह से किया जाने लगा. यहाँ देखो इतना बड़ा लगा है, देखो इसकी आवाज़ भी आ रही है. सी मतलब जो ये हवा निकल रही है, सी देखो ये हवा यहाँ से वहाँ तक जा रही है. अभी इस हवा का दुष्परिणाम कितना हो रहा होगा? बहुत ज़्यादा हो रहा है. लेकिन तो भी क्या करें भैया, हमको जीना है, हमको करना है तो हमको करना ही पड़ेगा. मतलब ये क्या है? एक हाथ ले और एक हाथ दे का सौदा है.
आपको करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है। लेकिन लोग 90% लोग सिर्फ कहते हैं, करता कोई कुछ नहीं है। ठीक है। CFG यौगिक का एक खास गुण है कि ये नष्ट नहीं होती। अंडरलाइन करो, ये गैस कभी भी नष्ट नहीं होती है। इनका तो ऑक्सीकरण होता है और ना ही अघटित हो ये पानी में भी नहीं घुलती हैं। यह स्वाभाविक रूप से सवाल उठता है कि इस्तेमाल में आने वाले इन यौगिकों का आखिरी होता क्या है। सबसे पहले एक अमेरिका वैज्ञानिक FS रोनाल्ड का ध्यान इस प्रश्न की ओर गया। अंडरलाइन करो, FS रोनाल्ड का ध्यान सबसे पहले इस पार्ट पे गया। अब देखेंगे कि भैया हम बता रहे हैं आपको ये सारी चीज़ों में, मतलब इन शॉर्ट ओजोन लेयर के लिए अभी मैं पार्ट यहाँ ख़त्म करता हूँ। 2 पार्ट में मैंने ये पार्ट दिया हुआ है, इसके पहले वाला वीडियो भी देखना और ये भी देखना, मतलब आपको आइडिया मिल जाएगा कि ओजोन लेयर है क्या आखिरी। और इसमें एक ही क्वेश्चन होगा, ओजोन का दुष्परिणाम लोगों का हमारे अत्यधिक कीटनाशकों का प्रयोग क्या दुष्परिणाम हुआ है, इससे हम रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। तो इसका पॉजिटिव आंसर क्या होगा कि हम कीटनाशकों का या बहुत सारी गैसों का प्रयोग हम बहुत कम करें, इससे क्या होगा, हमारी पृथ्वी बच सकती है। ठीक है। सो बाय एवरीवन। नेचर के साथ लेक्चर ख़त्म होता है आपका। ये रहा नेचर, खूबसूरती, काफ़ी खूबसूरती है ये। सो बाय एवरीवन।